चलिए स्टूडेंट, आनंद ऑनलाइन क्लासेस में कर्णेश कुमार आपका वेलकम करता है। आज के वीडियो में हम लोग आपको ग्रेविटेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ग्रेविटेशंस क्या है। इसके बाद हमारे पास एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस है, प्रेशर, फोर्स, थ्रस्ट, ये सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक्चुअल में हम लोग न्यूटन्स लॉ पढ़े होंगे तो उस समय भी थोड़ा सा ग्रेविटेशंस के बारे में मिला होगा। तो यहाँ पे जो चैप्टर है वो एक्चुअल में बात कर रहा है ग्रेविटेशन पे। तो ग्रेविटेशंस कहाँ पे होता है? तो एक बात देखिए, जैसे ही हम अर्थ से ऊपर जाते हैं तो एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये हम आपको अभी एक जनरल माइंड ऑफ व्यू से सिर्फ बात बताए। ग्रेविटेशंस होता क्या है? तो देखिए, यह एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है और ये क्या करता है? तो कहा जाता है कि ग्रेविटेशन फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच भी लगते हैं या एक मान लीजिए दो लड़का है, दो लड़की के बीच भी ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, लेकिन वो फोर्स क्या होता है, इतना कम होता है कि दोनों आपस में एक दूसरे के बीच अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स का मीनिंग ये है कि जैसे हम लोग देखे होंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, नीचे की ओर गिरती है। तो इसके बारे में सबसे पहले हमारे सर आइजक न्यूटन साहब बताए थे कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा। तो वो एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स होगा जो मेनली अर्थ पे भी पाया जाता है, जो कि बाद में चल के आपको ग्रेविटी का फॉर्म लेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यही बात करेंगे कि ग्रेविटेशनल क्या है। तो अभी आप एक्चुअल में यही बात कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल क्या है। तो ग्रेविटेशन एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है। इसी फोर्स को बताने के लिए हमारे न्यूटन साहब ने एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस दिया था। उनके अनुसार कौन सा लॉ दिए थे? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस लॉ के अनुसार उन्होंने क्या बताया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस लॉ के द्वारा उन्होंने बताया कि सपोज कीजिए कि दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m है, m1, और दूसरे का मास m2 है। ठीक है, ये दोनों r डिस्टेंस पे हैं। तो दोनों के बीच क्या डेवलप हो रहा है? तो एक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स डेवलप हो रहा है। क्योंकि ये अट्रैक्शन फोर्स है, दो ऑब्जेक्ट हुए, m मास का ऑब्जेक्ट हुआ, m2 मास का ऑब्जेक्ट हुआ, और कितने डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे हैं। तो दोनों के बीच जो ग्रेविटेशन फोर्स डेवलप होगा वह प्रोडक्ट, जो मास का प्रोडक्ट होगा उसका प्रोपोर्शनली होगा, और उसके रेडियस का यानी बीच के डिस्टेंस का जो होगा वो क्या होगा? स्क्वायर का रेसिप्रोकल होगा। यानी कहने का मतलब द न्यूटन्स गिव अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बाय दिस द न्यूटन्स, कहने का मतलब द न्यूटन्स गिव अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, बाय दिस लॉ, पहला क्या बोले वो? द ग्रेविटेशन फोर्स इज directly proportional to the product of mass, and second law जो दिए, and inversely proportional to the square of its distance। ये हमारे क्या माने? तो सर आइजक साहब ने अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये लॉ दिया। ठीक है, इस लॉ के अनुसार मान लेते हैं m1 और m2 ऑब्जेक्ट है और वो कितने डिस्टेंस पे है? तो r डिस्टेंस पे है और उसके बीच में एक ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। ठीक है,
तो लेट m1 and m2 are two object which is placed at a distance of r, then by law of ग्रेविटेशन, ठीक है, बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या हुआ, तो फोर्स जो हुआ वो प्रोपोर्शनल हुआ प्रोडक्ट ऑफ मास का पहला, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और सेकेंड जो हुआ वो इसी में इंक्लूड कर देते हैं, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। चलिए ये सेकेंड लॉ हुआ, सेकेंड रूल से आया, दोनों को कॉम्बिनेशंस करेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कहीं पे कोई कंफ्यूजन्स होगा तो कमेंट्स में लिखिएगा, उसको दूर कर देंगे, ठीक है, हो सकता है कुछ कंफ्यूजन्स बीच में हो जाए। ये हुआ फर्स्ट और सेकंड, दोनों को जब कंबाइंस करेंगे तो ये प्रोपोर्शनली हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, दोनों को कॉम्बिनेशंस करेंगे तो एक प्रोपोर्शनली m1 इंटू m2/r²। जब भी ये प्रोपोर्शनली का साइन हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट दिया जाता है, यहाँ पे दिया जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हो गया आपका m1 इंटू m2/r², जहाँ पे g का जो वैल्यू होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये इसका SI यूनिट हुआ। ये इसको क्या कहते हैं, तो ये नाम जो देते हैं इसका वो देते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका ये वैल्यू हुआ। अब दो लड़का यदि सपोज कीजिए 40 kg का है, दोनों 1 मीटर के डिस्टेंस पे हो, तो इन दोनों के बीच इतना ग्रेविटेशन फोर्स कम होगा कि दोनों एक दूसरे के नजदीक नहीं आ पाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस पे न्यूमेरिकल भी बनता है, उसके बारे में बात करेंगे आपको न्यूमेरिकल्स के बारे में, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा कि एक होता है, जैसे कोई भी कहा जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कब कहलाएगा, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। फ्री फॉल कब कहेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि नीचे आ रहा है तो फ्री फॉल कब कहलाएगा, तो सपोज कीजिए देखिए, जब भी कोई यही फोर्स जो होता है फ्री फॉल, जैसे हम लोग को कह देता है अक्सर क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल, फ्री फॉल का मीनिंग क्या है। तो देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे गिरेगा, ठीक है, और उस पर किसी भी तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल गिर रहा है, ठीक है। यानी फ्री फॉलिंग की पोजीशंस कब आएगी किसी ऑब्जेक्ट की, तो जब उसका क्या होगा, तो वो फ्री फॉल करेगा, गिरेगा, लेकिन उस पर गिरने में या गिरने के पहले किसी भी तरह का कोई भी आपका क्या नहीं होगा, तो किसी भी तरह का कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होगा, तो उसको कहेंगे कि वो क्या है, आपका फ्री फॉल कर रहा है। अब एक्सीलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे अर्थ पे क्या काम करता है, कौन सा एक्सीलरेशंस काम करता है, तो यहाँ पे ग्रेविटी काम करती है, और इसका वैल्यू भी हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के थ्रू जो फोर्स का यूज करते हैं उसके आधार पे ही हम लोग पाते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि जो आपका अर्थ पे जो ग्रेविटी होता है, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशंस भी कहते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, तो जी का वैल्यू इसको इंडिकेट करते हैं जी से, और इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रही है बात, इसको याद रखेंगे। यदि ये हम क्या करेंगे, अर्थ से अपर की ओर भेजेंगे तो ये माइनस होगा, अर्थ पे 9.8 होगा, और अर्थ से नीचे जाएंगे तो वो पॉजिटिव ही लेते हैं, यानी वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद जानते समय ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, और यदि अपने पोजीशंस पे है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव होगा। यानी वर्टिकल अपवर्ड यदि लेंगे
यानी ऊपर की ओर फेंकेंगे तो जी का जो वैल्यू होगा वो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए अब देखिए, जैसे एक मोशंस का फ्री फॉलिंग बॉडी करेगा, उसका मोशंस का क्या होता है, कुछ इक्वेशंस देते हैं। तो यहां पे हम लोग बात करेंगे उस इक्वेशंस का थोड़ा सा। तो फ्री फॉलिंग बॉडी का इक्वेशंस क्या होगा, फ्री फॉलिंग। अभी थोड़ा सा केपलर्स लॉ आप लोग को नहीं बताएं, केपलर्स लॉ को बताएंगे हम अभी। तो यहां पे कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस, इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्योंकि ये जो फॉर्मूला आएगा इक्वेशंस जो मोशंस का आएगा वो इसी इक्वेशंस ऑफ मोशन से ही निकलेगा फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी। फ्री फॉलिंग बॉडी यानी फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए आपका इक्वेशंस मोशंस का क्या होगा। तो पहला देखिए, जैसा फॉर्मूला आप पढ़े v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मोशंस का लॉ। तो ये होगा v इक्वल टू यहाँ पे u प्लस जी टी। ठीक है, सेकेंड जो होता है वो क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे होगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। ठीक है, इसके बाद थर्ड होगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है मोशंस का फार्मूला। तो यहाँ पर जो होगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यानी ये मोशंस का कितना फार्मूला हुआ, 3 फार्मूला हुआ। अब यदि यहाँ पे g का वैल्यू जो होगा अपवर्ड में यदि जाएगा तो निगेटिव लेंगे। अपवर्ड में एक बात इसको भी याद रखिएगा, यदि अपवर्ड जाएगा तो g जो होगा वो निगेटिव g होगा, और डाउनवर्ड वर्ड में आपका जो g होगा वो क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। समझ में आ रही है बात। ग्रेविटी का मतलब ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, न्यूमेरिकल्स बनाने में काम देगा ये, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी किसी का 0 हो सकता है, समझ रहे हैं बात को। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब एक बात देखिए, हम लोग को पढ़ना है मास और वेट। ठीक है, मास क्या और वेट क्या है। तो मास क्या है, तो जो भी क्वांटिटी, जो मैटर का क्वांटिटी होगा वो उसका मास कहलाएगा। लेकिन वेट क्या होता है, तो वेट मास का ठीक उल्टा होता है। यानी वेट क्या होता है, तो फोर्स होता है, जिस फोर्स से जो हमारा अर्थ एक्सर्ट्स करेगा उसको हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, आपका वेट है। तो यानी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम बात करेंगे मास और वेट पे, दोनों के बीच डिफरेंस कर लेते हैं, आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे हैं मास और वेट का। किसका किसका बात करेंगे, तो मास और वेट। तो मास क्या है, तो किसी भी क्वांटिटी का सब्सटेंस का क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कर दे यानी मास। ये क्या हुआ, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर हुई। कोई भी मैटर का जो क्वांटिटी होगा वो उसका मास कहलाएगा, और इसको इंडिकेट करते हैं स्मॉल m से। वेट क्या है, तो वेट इसको इंडिकेट करते हैं W से। ठीक है, वेट W। तो ये क्या हुआ, क्वांटिटी ऑफ मैटर हुआ। जो भी क्वांटिटी का मैटर होगा वो आपका क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। और वेट, तो द ऑब्जेक्ट विच इज, या द फोर्स, इसको ऐसे लिखिए, द वेट ऑफ अ बॉडी, द वेट ऑफ द बॉडी is a force which is attract the earth। वेट क्या है, तो बॉडी का फोर्स है जिसको अट्रैक्ट करता है कोई भी अर्थ। ठीक है, ये कैसा होगा, तो इसका सिंबल क्या देंगे, तो सिंबल देते हैं m, सिंबल इसका m होगा, इसका सिंबल होगा W।
ठीक है, W हुआ दूसरा, और तीसरा हो गया इसका SI यूनिट जो होगा वो होगा kg, ठीक है, और इसका SI यूनिट जो होगा वो होगा न्यूटन, ठीक है। और ये निकलेगा कैसे, तो वेट जो निकलेगा वो निकलेगा मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, यानी W इक्वल टू mg, ठीक है। इसको कैसे तौलते हैं, इसका जो किया जाता है वो कैसे किया जाता है, तो कॉमन बीम बैलेंस इसको तौलते हैं, यानी मास को मापा जाता है, कॉमन बीम बैलेंस, ठीक है, जो आप लोग देखे होंगे दुकानदार के पास तराजू होता है सो, ठीक है। और इसको हम लोग क्या मापते हैं, तो इसको हम लोग स्प्रिंग बैलेंस से भी मापते हैं, स्प्रिंग बैलेंस ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये फोर्स को ही अट्रैक्ट करके बताएगा, और ये बताएगा तो m kg में बताएगा, और ये आपका न्यूटन में बताएगा, यानी W इक्वल टू कह सकते हैं mg, क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। तो कहता है यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम वेट का मतलब क्या होता है, तो 1 किलोग्राम या 1 किलोग्राम मास का वेट कितना होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो यानी कहने का मतलब वेट जो होगा 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, तो 1 किलोग्राम मास वाले ऑब्जेक्ट का वेट होता है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मास ऑब्जेक्ट वेट इक्वल टू 1 kg मास ऑब्जेक्ट वेट जो होगा वो क्या होगा, तो 1 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 9.8 न्यूटन। समझ में आई बात। अब एक बात कि मून पे हमारा वेट कितना होता है, तो वेट ऑफ द मून, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, ऑन द मून जो होगा वो 1/6 होगा, जो द वेट ऑफ ऑन द अर्थ, ठीक है। यानी अर्थ पे यदि वेट 600 ग्राम होता है, तो मून पे जाएंगे तो वहां वेट होगा हमारा कितना, 100 ग्राम, यानी 1/6, यानी 6 kg यदि आपका वेट यहाँ पे होता है, अर्थ पर हो रहा है, तो मून पे जाइएगा तो आपका वेट जो होगा वो आपका कितना होगा, तो आपका 1 kg होगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। चलिए, इसको प्रूफ करेंगे हम, अगला वीडियो जो देंगे उसमें 2-3 तरह का चीज को प्रूफ करना है, उसको प्रूफ करेंगे। इस क्लास में प्रूफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका वीडियो थोड़ा सा हम थ्योरी का आपको दे रहे हैं वीडियो, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग किस चीज का, तो बात करते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर की, कि थ्रस्ट और प्रेशर क्या है। तो देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका थोड़ा छोटा टॉपिक्स था जिसके बारे में नहीं। अब बात कर रहे हैं किस चीज पे, तो ग्रेविटेशन चैप्टर में ही है थ्रस्ट और फोर्स। तो देखिए, थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट एंड फोर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में, सॉरी, फोर्स तो थ्रस्ट और फोर्स ही तो थ्रस्ट है, ठीक है। प्रेशर के बारे में, तो देखिए थ्रस्ट क्या है, तो थ्रस्ट क्या है, तो एक तरह से समझिए फोर्स है। क्या है, फोर्स। जहां भी आप लगा रहे हैं, यदि हम लिखने में यहाँ पे लगा रहे हैं तो ये भी फोर्स है, यानी थ्रस्ट काम कर रहा है। लेकिन जब यही थ्रस्ट क्या करेगा, पर यूनिट एरिया वर्क करने लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्रेशर कहलाएगा। यानी प्रेशर को हम लोग कह सकते हैं कि पर यूनिट एरिया फोर्स इज सेड टू बी क्या, तो प्रेशर। समझ रहे हैं बात को। तो थ्रस्ट क्या है, तो फोर्स है, तो फोर्स को हम लोग थ्रस्ट बाई एरिया भी प्रेशर को कह सकते हैं, या फोर्स बाई एरिया भी कह सकते हैं। तो यानी यहां पे कह दें कि प्रेशर क्या है भाई, तो प्रेशर द पर यूनिट, द पर यूनिट एरिया फोर्स या थ्रस्ट is called pressure. It is
symbolic by P, so pressure equal to force by area, या कह सकते हैं थ्रस्ट बाय एरिया, ठीक है, यानी P इक्वल टू F बाई ए। अब कहेंगे कि ये इसका ऐसा यूनिट क्या है, तो फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और उनके रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसके बारे में पास्कल साहब बहुत ज़्यादा बात किए थे, इसलिए उनके रिस्पेक्ट में हम लोग इसका ऐसा यूनिट पास्कल भी देते हैं, ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। समझ गए। यहां एक बात ध्यान दीजिएगा कि यानी यदि हमारे पास इस तीन क्वांटिटी में से दो क्वांटिटी पता रहता है तो थर्ड क्वांटिटी को हम लोग आराम से निकाल लेते हैं, वो हमारा क्या आता है तो न्यूमेरिकल्स होता है। जैसे आप एक जनरल बात कर लेते हैं कि कोई भी आखिर नाइफ को हम लोग क्यों शार्प करते हैं, तो इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी एरिया घट जाता है। यदि कोई नाइफ है और उसको क्या कीजिएगा शार्प कर दे रहे हैं नाइफ को, शार्प कर दे नाइफ को यहाँ पर, तो क्या होगा, ये शार्प होने से इसकी एरिया घट जाती है, इसके कारण ये प्रॉपर प्रेशर डालता है और ये क्या होता है तो हमको किसी भी चीज को कट करने में सुविधा होती है, इसीलिए थोड़ा सा उसके एरिया को कम करते हैं। दूसरा देखे होंगे कि आप स्कूल बैग को देखते हैं लोग, अक्सर स्कूल बैग का जो स्ट्राइप होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है। क्यों होता है, तो चौड़ा होगा तो प्रेशर कम डालेगा, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। ब्रेथ होने का कॉज यही है चौड़ा पट्टी देने का, कि इससे क्या होगा प्रेशर कम होगा, जिसके कारण हम लोग ज्यादा हेडेक भी लिए रहेंगे तो हमको ज्यादा पेन या किसी तरह का इरिटेशन नहीं होगा। टायर के चक्के जो बनाए जाते हैं सुटेबल प्रेशर के लिए, अक्सर चक्के जो बनाए होंगे देखिएगा ट्रैक्टर में आगे वाला पहिया थोड़ा छोटा होता है और पीछे वाला पहिया थोड़ा बड़ा होता है, तो वो भी प्रेशर डालने के कारण ही आपका उसका ऐसा फॉर्म दिया जाता है। अब कहा जाता है कि क्या प्रेशर फ्लूइड्स में भी होता है, तो बिल्कुल प्रेशर फ्लूइड्स में भी होती है। एक सिंपल सा आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि यदि बैलून है, बैलून में यदि एयर को क्या कर दें, एयर पंप कर दें, तो आप कुछ देर के बाद देखिएगा वो बैलून एक्सपेंड्स हो गया। एक्सपेंड्स होने के बाद जब उसको हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा स्क्वीज करेंगे, तो स्क्वीज करेंगे तो वो दबेगा, यानी दबेगा और थोड़ा सा टसल लेगा, या वहां पे यानी प्रेशर काम कर रहा है या नहीं देखना है तो प्रेशर आपको एक जगह और दिखाई देगा फ्लूइड में। कहाँ पे, तो मान लीजिए बकेट में आप वाटर भरे हुए हैं और उसमें क्या करते हैं कि वर्टिकल जो होता है डाउनवर्ड तरफ से करके मग को ले जाते हैं, तो देखिएगा कि वो थोड़ा सा वाटर जो होता है वो उसको ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शंस में देगा, यानी ये दिखा रहा है कि वाटर में भी आपका फोर्स होता है। तो उसको हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं, तो उसको हम लोग बायोयांट फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो बायोयांट फोर्स क्या है ये क्वेश्चन हुआ। तो बायोयांट फोर्स एक तरह का अपथ्रस्ट फोर्स हुआ। अपथ्रस्ट कहने का मतलब जो ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, ठीक है। तो कहेंगे कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट immersed in a water, then it is give a upward force which is called a buoyant force। यानी buoyant force क्या है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग क्या करेंगे पानी में डालते हैं तो वो अपवर्ड डायरेक्शंस में एक फोर्स लगाता है जिसको हम लोग buoyant फोर्स कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण ले सकते हैं कि buoyant फोर्स का पानी में आप आराम से मग को ले जाइए और बकेट में डालिए, देखिएगा कि वो ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, वही फोर्स जो है वो क्या है बायोयांट फोर्स है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि वाटरी एनवायरनमेंट में ले जाते हैं और उसको सिंक कराने की कोशिश करते हैं तो ये स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स डेवलप होगा। यानी कहने का मतलब बायोयांट फोर्स जो होता है वो कहाँ डेवलप होता है, लिक्विड में होता है। कोई भी आदमी यदि कह दे व्हाट इज अ बायोयांट फोर्स, तो कहेंगे व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड देन इट विल गिव अ अपवर्ड फोर्स, इट इज कॉल्ड अ बायोयांट फोर्स। चलिए, तो यानी पहला बात किया बायो टॉपिक्स में बायोयांट फोर्स के टॉपिक। बायोयांट फोर्स, बायोयांट फोर्स when any liquid immersed in
इमर्स्ड इन IMM होगा, immersed in liquid, then it is give a upward force. This upward force is called buoyant फोर्स। ये क्या लगा? तो अपवर्ड फोर्स हुआ, बायोवांट फोर्स। ठीक है, बायोवांट फोर्स क्या लगेगा? तो अपवर्ड डायरेक्शंस में लगेगा। यानी आपका कह सकते हैं कि प्रेशर भी आपका क्या करता है, तो यानी लिक्विड भी फोर्स लगाता है, और वो फोर्स क्या होगा? तो बायोवांट फोर्स होगा। ठीक है, एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि जब भी बायोवांट फोर्स रहेगा तो जैसे जैसे पानी के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को डुबाइएगा या सिंक कराइएगा तो वो क्या करेगा? तो उसमें थोड़ा सा वेट में कमी होता है। उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे कि कोई भी यदि जो बायोवांट फोर्स होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमर्स्ड इन द लिक्विड, यानी कितने वॉल्यूम तक आप लिक्विड में इमर्स्ड करते हैं। और दूसरा होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और यही कॉज होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के कारण ही देखे होंगे कि कोई कोई जो बोट होता है वो पानी में नहीं डूब पाता है, सिंक नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी एक तरह से एक्सर्टेड की जाती है, उसका फॉर्म दिया जाता है कि वो बायोवांट फोर्स को कम लगाए। ठीक है, और दूसरी बात हुई, उसके बारे में बात करते हैं, अभी आते हैं, तो पहले यहाँ पे क्लियर कर लें, ये हो गया बायोवांट फोर्स। अब किस पे बायोवांट फोर्स किस पे अफेक्ट करता है? तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बायोवांट यहाँ पे भी देख लीजिएगा बायोवांट फोर्स। तो कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा बायोवांट फोर्स को? तो पहला, जिस लिक्विड में आप डुबा रहे हैं, सो यानी वॉल्यूम उसका, तो वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड ऑब्जेक्ट immersed in a liquid, जिसको आप डुबा रहे हैं उसका वॉल्यूम, लिक्विड में ऑब्जेक्ट को। और दूसरा डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, ठीक है, दो चीज पे ये डिपेंड करता है। अभी चूंकि बात करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट सिंक क्यों कर जाता है, कोई ऑब्जेक्ट हाफ फ्लोटिंग क्यों करता है, और कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है तो आपका फ्लोट नहीं करता है, क्यों? ठीक है, तो यानी कहने का मतलब आपका वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, कहने का मतलब जिसका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, वो क्या करेगा? सिंक नहीं करेगा। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे ओशियानिक एरिया में, ओशियानिक एरिया में क्या होता है? डेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें सॉल्ट पाया जाता है, और डेंसिटी ज्यादा होने के कारण अक्सर हम लोगों को क्या होता है, तो ओशियंस में जो स्विमिंग करना होता है वो आसान होता है। ठीक है, यहाँ पे आप बात करें आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों डूबता है या कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे फ्लोटिंग करेगा। ठीक है, यहाँ पे उसी की बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स आप क्या कहे थे, तो वो क्या बोले? आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स क्या बोले? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उन्होंने फ्लोटेशंस करने का रूल दिया था। आर्किमिडीज साहब क्या किए? फ्लोटेशंस करने का रूल दिए। कहे कि जो भी ऑब्जेक्ट, यदि कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई बोट है, पानी में ये कर रहा है, ठीक है, तो जितना ये पानी में डूब रहा है, ठीक है, यानी जितना वेट पानी में जा रहा है, और ये यदि उतना ही वेट को डिस्प्लेस्ड कर रहा है, तो ये फ्लोटिंग करेगा। समझ रहे हैं बात को? यानी कहने का मतलब बायोवांट फोर्स लिक्विड किसके होगा?
तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होगा, यानी बायोयांट फोर्स इक्वल टू जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होगा। डिस्प्लेस्ड लिक्विड वेट, डिस्प्लेस्ड वेट ऑफ लिक्विड, यही लिखिए, वेट ऑफ लिक्विड। कोई भी चीज यदि जितना वाटर को वो वेट को डिस्प्लेस्ड कर रहा है और उसका बायोयांट फोर्स बराबर होगा तो वो क्या करेगा, फ्लोटिंग करेगा। समझ रहे हैं, यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल्स के आधार पे क्या बनाए जाते हैं, अक्सर क्वेश्चंस आता है, तो आपका जो हाइड्रोमीटर होता है इसी प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, तो आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करके ही क्या बनाई जाती है, तो बैरोमीटर। याद रखिएगा, जिससे एयर के प्रेशर को मापते हैं, बैरोमीटर। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट को याद रखिएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स का यूज करके बैरोमीटर्स को बनाया जाता है। यानी कहने का मतलब कोई भी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशंस क्या हुआ, तो बस एक स्क्रीनशॉट लीजिए। कहने का मतलब यदि हम यहां पे बात करेंगे कि भाई प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशंस क्या है, तो बस वही आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल था कि जो इमर्स्ड लिक्विड का जो इमर्स्ड ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो लिक्विड डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर हो। यानी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हो, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हो वो किसके बराबर हो, तो इमर्स्ड वेट ऑफ इमर्स्ड लिक्विड, ऐसे लिख दीजिए, क्लियर हो जाएगा। या वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डिस्प्लेस्ड लिक्विड, इसी बात को सिर्फ समझिए आप कि इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर यदि होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होगा, तो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। और ये जो हो गया प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशंस हुआ, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशंस। ये क्या कहलाएगा, तो प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लोटेशंस इसी को कहेंगे कि जब भी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा और वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बराबर होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। यही कारण है कि जो बोट का होता है, बोट का शेप क्या होता है, तो इस टाइप का इसलिए बनाते हैं कि जो आपका जितना इमर्स्ड होगा ये वाटर में, उतना ही वाटर का वेट भी डिस्प्लेस्ड करेगा, जिसके कारण वो फ्लोटिंग करता है। जैसे ही इसमें हल्का सा होल हो जाए, जैसे ही इसमें हल्का सा होल हो जाता है, यदि वाटर चला जाता है तो ये दोनों इक्वेशंस को बिल्कुल गड़बड़ करता है। यानी वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड जो होता है वो ज्यादा हो जाता है इसके वेट से, जिसके कारण ये क्या कर जाता है, तो सिंक कर जाता है, यानी डूब जाता है। समझ रहे हैं, चलिए अब कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में डूबता क्यों है, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट क्यों करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, कब करेगा, तो कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ठीक है, तो फ्लोट कब करेगा, तो एक बात, ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑफ अ लिक्विड इज द डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ लिक्विड। ठीक है, डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ लिक्विड। डेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपका क्या करेगा, तो फ्लोट करेगा। ठीक है, लिक्विड, समझ रहे हैं बात को, फ्लोट, डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ लिक्विड, तब ये क्या करेगा, फ्लोटिंग करेगा। सिंक कब करेगा, दूसरा बात कब करेगा, तो आर्किमिडीज साहब जो बोल दिए कि फ्लोट जो होगा कब होगा, तो इस कंडीशंस में भी होगा। डेंसिटी इक्वल टू द डिस्प्लेस्ड वाटर। ठीक है, इस बात को मान लीजिए, डेंसिटी जो होगा डिस्प्लेस्ड वाटर के बराबर होगा। और कोई सिंक कब करेगा, तो मोर देन दैट ऑफ लिक्विड होगा। यानी डेंसिटी जब क्या हो जाएगा, सिंक करेगा, जब डेंसिटी क्या होगा, तो डेंसिटी मोर देन
लिक्विड होगा तो ये जाकर के आपका सिंक कर जाएगा। यानी ये फ्लोटिंग करने का, ये भी फ्लोटिंग करने का ही है, लेकिन इसमें हाफ फ्लोटिंग होगा, इसमें फुल फ्लोटिंग होगा, यानी बिल्कुल फ्लोटिंग होगा, और इसमें सिंक होगा। जहीं ज्यादा डेंसिटी हो गया लिक्विड का, वो जाकर के क्या कर देगा, तो सिंक कर देगा। बात समझ रहे हैं बात को। अब एक होता है यहाँ पे डेंसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डेंसिटी क्या है, तो डेंसिटी कुछ नहीं है, मास तो सबका होता है, वो कुछ ना कुछ आपका ऑक्युपाइड करता ही है जगह। तो मास बाय वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी कहते हैं, या कहते हैं मास पर वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मास पर वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। यदि कोई कहता है डेंसिटी क्या है भाई, तो डेंसिटी किसको कहेंगे, तो मास पर वॉल्यूम डेंसिटी, तो कहेंगे मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम is called density. It is denoted by D। ठीक है, इसको D से डिनोट करते हैं। यानी डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया, तो मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू, अभी बहुत डेंसिटी कर रहे थे, चलिए इसको भी खत्म ही कर लिए, मास बाय वॉल्यूम। बात समझ में आ रहा होगा। अब मास का तो किलोग्राम होता है, और इसका क्या होता है, तो मीटर क्यूबिक होता है। तो ऐसा यूनिट हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। कोई प्रॉब्लम, थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसीलिए क्या होता है, आयरन का डेंसिटी ज्यादा होता है, जिसके कारण पानी में वो सिंक कर जाता है। बात समझ रहे हैं, क्योंकि मास ज्यादा होगा तो जनरली उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अब रिलेटिव डेंसिटी किसको कहते हैं, तो जब किसी की डेंसिटी को वाटर से कंपेयर करते हैं तो उसको हम लोग रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी, तो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट डेंसिटी is compared by the density of water, then we say relative density। समझ रहे हैं बात को। जब डेंसिटी क्या होगा, ऑब्जेक्ट डेंसिटी का कंपेयर करेंगे किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो उसको हम लोग कहेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी है। यानी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सबस्टेंस इक्वल टू, चलिए ये तो लिख लिए होंगे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सबस्टेंस इक्वल टू, यहां पे एक फॉर्मूला लाएंगे, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस equal to density of substance by density of water। इसीलिए इसका कोई SI मात्रक नहीं होता है, क्योंकि डेंसिटी का ही रेशियो होता है, इसलिए इसका कोई भी आपका SI यूनिट या यूनिट नहीं होता है। रिलेटिव डेंसिटी यूनिटलेस, इस बात को भी याद रखिएगा। ये क्या होता है, तो यूनिटलेस होता है। बात समझ रहे हैं, इसकी डेंसिटी जो होती है वो यूनिटलेस होती है, यानी इसका डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी आपका यूनिट नहीं होता है। समझ रहे हैं बात को। थोड़ा सा बुक को फॉलो कीजिएगा। अब इससे ज्यादा इसके बाद आपको दो चीज हम अभी नहीं बताएं, दो चीज को बात कर लेंगे। एक आपका केपलर्स लॉ और दूसरा हम लोग को 1/6 जो प्रूफ करना है। ये दोनों को अलग वीडियो में अपलोड करके आप लोग को देंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि आनंद ऑनलाइन क्लासेज एक ऐसा ऑनलाइन क्लासेज है जिसमें आपको लगभग सभी तरह की चीजों की क्लासेस मिलेगी। क्लास 6 से 12 तक तो मिलेगा ही, साथ में कॉम्पिटिशन्स की जितनी भी प्रिपरेशंस होती है, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, आपका GS हो गया, वो सब ब्लॉक का क्लासेस आपको इसमें उपलब्ध होंगे।
इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को देखें। यदि आपको कुछ खामियां नजर आता है या कुछ एडवाइस देना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी एडवाइस दे सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप अपना एडवाइस को दे सकते हैं। चलिए, तो आप लोग को ऐसा होगा कि आप हमारे वीडियो को देख रहे होंगे और प्रॉफिटेबल हो रही होगी, तो प्लीज़ कमेंट्स में थोड़ा बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।